जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यांत्रिकी का यह चैप्टर है। चैप्टर यांत्रिकी जो लूसेंट का पहला अध्याय है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 215 क्वेश्चन है ना, 215 क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पीडीएफ मेरे इसी लिंक में जब जाएंगे, वीडियो के लिंक में, वहाँ पे एक टेलीग्राम नंबर होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम पर जा करके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। और वहाँ पे हम इसका पीडीएफ आप डाल देंगे और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे समय देर न करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है ना। चलिए आगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश का, धारा का। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका, दो का ई हो जाएगा, दूरी की। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। और निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का जो माप है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार या वजन। तो इसका आंसर सी होगा, द्रव्यमान। ये जड़त्व का माप है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। दिया हुआ है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और करना क्या है, देखिए दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए उच्च वेग है, तरंग दैर्ध्य है, दाब है, ऊर्जा है। इसको मिलाना है कि इसमें कौन सा इसका होगा इकाई। तो देखिए सबसे पहले आसान चीज होता है, उसी को देखते किया जाता है। देखिए ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। दाब का पास्कल होता है। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम होता है। और उच्च वेग का मैक होता है। तो यह यानी कि ए बी सी डी का एकदम लगातार सामने सामने है। देखिए एक, दो, नहीं ये वाला, एक, दो, तीन और चार, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। एक, दो, तीन, चार इसमें भी दिया हुआ है, तो चार यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, चार पीस आगे हो गया है। सी की जगह पर सी का तीन होना चाहिए, तो ये वाला सी वाला आंसर सही है। तो चलते हैं आगे। इसमें भी सुमेलित करना है। देखिए 5 का सुमेलित करना है। भौतिक राशि दिया हुआ है और इसकी इकाई क्या है? देखिए दूर, पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा और ऊर्जा। तो देखिए इसमें क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। अब इसमें से सबसे आसान जो देखेंगे, तो सबसे दूसरा क्वेश्चन देखे थे कि दूरी किसका, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक था, तो दूरी का। ठीक है ना, दूरी का प्रकाश वर्ष होता है। पदार्थ का मोल होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो चीज हमको सब अब नहीं समझ में आ रहा है। तो विद्युत आवेश का कूलाम होता है और ऊर्जा का वाट घंटा होगा। तो इसका आंसर देखिए, अब इसमें देखिए ए का 3 है। ए का 3 कौन कौन सा है? तो ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। अब इसी ए बी में से कोई एक होगा। देखिए अब बी का 1 दिया हुआ है, बी का 1 है, ये वाला है ए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 5 का आंसर ए होगा। ठीक है, तो इसी तरह से मिलाया जाता है। अब देखिए ए का तीन मतलब प्रकाश वर्ष, दूरी का प्रकाश वर्ष हो गया, पदार्थ का मोल हो गया। और उसके बाद से सी का 2 होना चाहिए, तो सी का कूलाम यानी कि विद्युत आवेश का मात्रा का कूलाम होता है और ऊर्जा का वाट घंटा होता है। तो इसका आंसर ए हो गया। इसी तरह से मिलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इसमें मिलाने के लिए, तो 1, 2, 3 जानते होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन पे जब देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आने लगता है कि कौन सा आंसर होगा। 2 जानते होंगे तो शायद आप लगा ले जाएंगे यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 6, वही सुमेलित करना है। भौतिक राशियाँ और इकाइयाँ है। त्वरण है, त्वरण का क्या होता है? देखिए बल का क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। कृत कार्य का जूल होता है, आवेग का। अब देखिए इसमें क्या होता है त्वरण का, तो देखिए बल और त्वरण, कृति कार्य और आवेग, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अब यहाँ पे देखिए सी का 1, सी का 1 देखिए 2 चीज दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है सी का। ठीक, सी का 2 दिया, 1 दिया हुआ है। अब देखिए इन सी और डी में से कोई एक होगा। देखिए बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बी का क्या दिया है? 3। बी का क्या दिया हुआ? 3। इसका आंसर डी हो गया, 2 से मिला गया। अब देखिए क्या होता है कि हम इसको देखेंगे, मान लीजिए ए का 4, ए का 4। ठीक, और इसका न्यूटन सेकंड होता है आवेग का। देखिए क्यों, आप समझ गए, ये मीटर प्रति सेकंड जो होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर, ये माइनस में होगा अगर ऐसे लिख दिया जाए प्रति सेकंड। हाँ ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड, अगर मीटर प्रति सेकंड बस लिख दिया जाए तो वेग का हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर दिएगा तो त्वरण का हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया, तो इसका आंसर डी हो गया। ई समझ में आ गया ना कैसे मिलाया जाता है। अब देखिए एक साथ में 4 4 क्वेश्चन को आप लोग हल कर रहे हैं। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 7 का निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से देना होगा। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए
प्रकाश जो वर्ष है दूरी का मात्रक होता है, वर्ष चंद्रमा ये समय का मात्रक है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पारसेक, पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो पारसेक किसका होता है? तो पारसेक होता है दूरी का। तो 8 का आंसर हो जाएगा ई, दूरी का। देखिए दूरी का जो होता है 2 ठे होता है। दूरी का एक पारसेक होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक, दूरी का पारसेक और प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष, ठीक। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने वाली समय जो लगता है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और पारसेक भी वही होता है, मतलब कि दूरी का मात्रक होता है पारसेक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रहे कि सुमेलित नहीं है। कौन नहीं सुमेलित है? तो डेसिबल किसका? तो ध्वनि की प्रबलता का इकाई होता है। अश्वशक्ति शक्ति का होता है। समुद्री मील नौचालन में दूरी की इकाई होती है। और सेल्सियस ऊष्मा का इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी होगा। 9 का डी। सेल्सियस जो होता है ऊष्मा का इकाई नहीं होता है। ठीक है ना। आगे ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसमें देखिए 2 चीज पूछता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स है। तो इसमें फ्लक्स, अब देखिए ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स। तो देखिए इसमें ल है, ये ल्यूमेन है। तो याद रहे, यहाँ से याद कर ले जाएंगे कि ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का है। और ज्योति तीव्रता है, आगे मिलेगा क्वेश्चन उसको। देखिए क्यूरी दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन की, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धारिता का, उस तापक्रम का, उष्मा का, ऊर्जा का। तो 11 का आंसर ई हो जाएगा। उस एक्टिव धारिता होता है, एक्टिव रेडियो एक्टिव धारिता होता है क्यूरी का इकाई मान। ठीक है, चलिए पास्कल क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 12 का बी। आगे देखेंगे कैंडेला, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैंडेला इसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैंडेला, यहाँ पे दे दिया। अब देखिए फ्लक्स क्या है, वहाँ पे क्वेश्चन अभी बताए थे। तो ज्योति फ्लक्स जो होता है ये ल्यूमेन का होता है। ल्यूमेन, ल्यूमेन का कितना क्या होता है? ज्योति फ्लक्स होता है। ज्योति तीव्रता किसका होता है? तो कैंडेला का होता है। तो ये ध्यान रहे दोनों में, कैंडेला जो होता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है और ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का होता है। आगे जूल किसकी निम्नलिखित की इकाई है? मतलब ऊर्जा की, बल की, दाब के, तापमान की। तो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का इकाई होता है जूल, और कार्य का भी मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? माने हर्ट्ज किसको मापा जाता है? तरंगदैर्ध्य के, तरंगों की स्पष्टता की, तरंगों की तीव्रता की, तरंगों की आवृत्ति की। इसका आंसर हो जाएगा डी, तरंगों की आवृत्ति को माप करते हैं। तो इसका आंसर हर्ट्ज हो जाएगा। यूनिट किसका है? तो तरंगों की आवृत्ति का हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे कि विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्टमीटर, कुलाम। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, विद्युत मात्रा जो होती है इकाई एम्पियर का होता है। 18 है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट होता है, डायोप्टर होता है, एप्टर होता है, मीटर होता है। इसका आंसर बी होगा 18 का, यह डायोप्टर होगा। डेसिबल किसे मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल जो होता है ध्वनि के माप होता है। तो ये देखिए खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, और वातावरण में ध्वनि, और वायु में कण। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 19 का। 19 का सी होगा। वातावरण में ध्वनि, जो डेसिबल नापा जाता है वह ध्वनि नापा जाता है डेसिबल से। ठीक है, एम्पियर क्या मापने की इकाई होती है? एम्पियर वोल्टेज का नापने वाला होता है, या बी करंट का, प्रतिरोध का, पावर का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका बी हो जाएगा करंट। करंट मापने वाली एम्पियर होता है उसे। यंग प्रत्यास्था का गुणांक एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्था एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। याद रहे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? याद रहे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से देख करके देखना होगा। दिया हुआ है बल और दाब, कार्य और ऊर्जा, पर है कि समान विमीय नहीं है। तो कार्य का और ऊर्जा का जूल होता है। आवेश और संवेग का क्या होगा? भार और बल का क्या होगा? इसमें बताना है कि किसका दो राशियों का समान सूत्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए, बल और दाब का सूत्र समान नहीं होता है। नेक्स्ट है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच दूरी से,
सूर्य और चंद्रमा के बीच दूरी से इनमें से कोई नहीं। तो एक खगोलीय जो इकाई होती है वह होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं खगोलीय इकाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। ऑप्शन दिया हुआ है विकृति, ऑप्शन बी दिया हुआ है सैंतस गुणांक, और सी दिया हुआ है गैस नियतांक, और डी दिया हुआ है प्लांक नियतांक। तो 24 का आंसर हो जाएगा ई, विकृति जो है अविमीय राशि है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, याद रहे सदिश राशि नहीं है। संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान, तो इसका मान हो जाएगा 25 है ना, 25 का हो जाएगा डी, द्रव्यमान होता है। देखिए ये इसको सदिश राशि को याद करने के लिए थोड़ा सा आसान रहता है, मतलब इसको जिसमें भी अधिकांश तौर पे भी और वह दिया हुआ है तो वह सदिश राशि होती है, इसको मत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए समवेग व और भी वेग, कोणीय वेग, तो ये तीनों हो गए सदिश राशि, ये तीनों हो गए सदिश राशि, और यह हो गया अदिश राशि। सदिश राशि नहीं है तो ये अदिश राशि हो गया द्रव्यमान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अदिश राशि कौन है। अदिश राशि ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। देखिए अदिश राशि पूछ रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा 26 का आंसर हो जाएगा ए। ऊर्जा जो है अदिश राशि नहीं है, इसमें भी देख लीजिए ब भी ब, इसमें भी बी है। इस तरह से हम लोग आसान से लगाते चलेंगे। एक आता है विद्युत धारा भी होता है, विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा उसको जरूर पूछता है। यहाँ पे विद्युत धारा क्या है, तो इसको हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा अदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अदिश राशि, इसमें से कौन सा है, तो इसका ई हो जाएगा। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो संवेग हो जाएगा, ये संवेग हो जाएगा, एक सदिश राशि है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर ई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, ये याद रहे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सदिश राशि नहीं है। इसका मतलब कि इसके बाद से, मतलब कि जैसे नहीं है यानी एक नहीं होगा, उसके बाद से तीन थे इसमें सदिश राशि होंगे। तो इसमें से देखिए विस्थापन, वेग, बल और आयतन। सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि और क्या होता है इसमें कि दो चीज होता है, ठीक है ना। इसमें ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन है विस्थापन, बी है वेग, सी है बल और आयतन। तो इसमें से 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा आयतन, ठीक है ना, इसका आयतन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि वेग होगा, ठीक, याद रहे सदिश राशि वेग होगा। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान, ठीक है ना, यह व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। देखिए त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, यो स्मॉल लेटर से ए से करते हैं। और इसका क्या होता है हिंदी में, जैसे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, और अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक है ना, अंतिम वेग। तो ये याद रहे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंतर और समय होता है। तो प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, u से, और अंतिम वेग को v से, और t को समय से, यानी कि समय को t से। इसको याद करने के लिए ये कमात क्या होता है, तो v मतलब बड़ी संख्या हो जाएगी, अंतिम वेग बड़ा होगा, प्रारंभिक वेग कम होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर v माइनस यू अपान टी होता है, यही इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो ए बराबर v माइनस यू अपान टी होता है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है ना। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि, भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया है रैखिक गति, और ऑप्शन सी दिया हुआ कोणीय गति, और ऑप्शन डी दिया हुआ है बल। तो 33 का आंसर सी हो जाएगा, कोणीय गति जो है प्लांक के अचर में किसका आयाम है, आयाम मतलब कोणीय गति का आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों की आवर्त काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगी, अपरिवर्तित रहेगा। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है, मेज के कोणीय वेग का प्रभाव क्या होगा, मतलब क्या प्रभाव रहेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा।
कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 35 का आंसर हो जाएगा ई होगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाएगी और भार दोगुना हो जाएगा। देखिए अगर उसके वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वह चारगुना हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। mv², अगर मान लीजिए यम बराबर 1 कर दिया जाए और भी बराबर 1 कर दिया जाए, 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा और केजी है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 mv, यानी कि यम का मान कितना है, यम का मान है 1 × 1 × 1, ठीक है ना। अगर इसको वेग को दोगुना कर दिया जाए यानी 2 कर दिया जाए तब क्या होगा, तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। ठीक, अब इसी को जब हम लोग इसका मान को दोगुना कर देंगे 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब दूसरा, ये तो समीकरण 1 हो गया यानी कि 1/2 मान हो गया। अब इसी को जब हम लोग वेग बदल देंगे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1/2 को दूसरे तरफ से लगाएंगे इसी को, ये हो जाएगा देखिए 1/2 m हमारा उतना ही रहेगा 1 और गुणे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 हो जाएगा ना। अब इससे कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखिए एम भी, ये जैसे गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा जो है का गतिज ऊर्जा कितना हो गया, 4 हो गया इसका मान, नहीं इसका मान 2 हो गया। देखिए यार ये जो 2 हो गया ना, 4 से जब से कटेगा, मान कर चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसका गुणा भाग स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 यानी 1 × 4 2, यहाँ से कटेगा ना 1/2, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको देखिए 1/2, इससे अभी कटा नहीं, मान के चलिए यहाँ कटा नहीं तो 1/2 और गुणे 1 से करने पर कोई मतलब नहीं हो, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, तो यहाँ से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए यह 1/2 है मतलब कि 0.5 है और इसका 4 गुना ये है, तो ये 4 गुना बढ़ गया ना, तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा। आगे हम लोग देखेंगे 37 दिया किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है, अंतर होता है क्योंकि दिया हुआ कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, तो ये तो गलत है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर बी होगा, 37 का आंसर बी होगा। क्यों, द्रव्यमान जैसे द्रव्य का मान अगर मान लीजिए चंद्रमा पर भी ले जाएगा, किसी ग्रह पे भी ले जाया गया, द्रव्यमान तो सेम रहेगा लेकिन उसके भार में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि गुरुत्वीय भार, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वीय मान 98.9 होता है, तो अब ये जा करके चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, तो भार तो उसका कम हो जाएगा लेकिन जो द्रव्य का मान है, मान लीजिए इसमें द्रव्य जो है वो समान रहेगा, चाहे पृथ्वी पर रहे या चंद्रमा पर जाए, तो इसका आंसर इसीलिए बी होगा। 38 देखिए, 38 दिया हुआ है कि किसी किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति तथा दशा में, स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक उस पर कोई वाह बल सक्रिय नहीं होता। यह क्या होता है, यह बल का प्रथम नियम है जिसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, तो इसका आंसर 38 का हो जाएगा ई। ई ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे किसी भी, देखिए एक और चीज़ यहाँ पे, जो जड़त्व का जो नियम होता है इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ठीक है ना, जड़त्व का नियम। और यह जो प्रथम नियम होता है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी में बैठा हुआ, बस में बैठा हुआ, गाड़ी अचानक चल दी तो जो आदमी पीछे की ओर चलता है उसको भी जड़त्व का नियम इसमें आता है प्रथम नियम में, और इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, बल का नियम भी कहते हैं। और साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यह जो गति का जो नियम है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई, जैसे हम लोग के घर में, किसी के भी घर में जैसे पोछा रहता है उसमें मिट्टी के धूल कर रहते हैं तो लोग डंडा से मारते हैं तो साफ होता है, तो देखेंगे वहाँ पे भी जड़त्व का कार्य करता है। तो याद रहे यह जो है इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी वस्तु के यदि इस दशा और स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कोई वह बल न सक्रिय हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। आगे देखेंगे 39 दिया है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। इसमें दिया है कि बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है, तो इसका आंसर बी होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। दिया हुआ है कि गति के तीसरे नियम, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंध बल
हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न-भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न-भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए और बल का परिणाम बराबर होने की ज़रूरी नहीं है, किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, हमेशा भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। दिया हुआ है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह होता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम होता है, ठीक है ना? प्रथम नियम तो आप लोग पढ़े ही हैं, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम बोलते हैं, और इसका होता है संवेग का नियम जो होता है। गति का द्वितीय नियम जो होता है संवेग का नियम होता है, संवेग का एम इंटू भी का वेग द्वितीय होता है, ठीक है। चलिए, दिया हुआ है कि जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम से संभव है? तो उपयुक्त प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है, उपयुक्त सभी है। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, तृतीय नियम से। जल में तैरने की न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम से, ठीक है। तब 43 है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई वाह बल कार्य नहीं करता है, किसका कथन है? तो यह न्यूटन का कथन है, ये न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार है। तो इसका आंसर 43 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, बल की परिभाषा आती है कहाँ से? तो यह बल की पहले माने गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, या मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, गति के पहले नियम से। तो यहाँ पे आप जान गए कि जो बल का न्यूटन के प्रथम नियम है, वह है बल से संबंधित है, फिर जड़त्व से संबंधित है, और एक होता है गैलीलियो के नियम भी बोलते हैं इसको, गैलीलियो के नियम भी बोलते हैं, ठीक। तो याद रहे कि बल, जड़त्व और गैलीलियो ये तीनों नियम है, और इसमें दोनों में है, दूसरा में संवेग का नियम होता है यहाँ पे, और तीसरा में क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो याद रहे यहाँ पे इन तीनों चीज को पूछता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे सीधी रेखा में विराम या एक समान गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार और अकृता। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस 45 का आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं अ, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो इसका आंसर बी होगा। आगे यह हुआ कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो 47 का आंसर डी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 48 है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं, इसे किसने के द्वारा समझाया जा सकता है? तो सापेक्षिक सिद्धांत के अनुसार, न्यूटन का पहला नियम के अनुसार, और सी दिया हुआ है न्यूटन का तीसरा नियम, और डी दिया हुआ न्यूटन का मतलब ये दिया हुआ सी दूसरा नियम है, और डी दिया हुआ तीसरा नियम। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए दिया है न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, और आर्किमिडीज का जो सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े हुए हैं 49 का ए हो जाएगा। रॉकेट जो होता है वह गति के तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। प्रथम नियम में जड़त्व और बल का होता है, और द्वितीय नियम में संवेग संरक्षक का नियम होता है। और जो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, जो नाव समुद्र में या कहीं जल में नाव चलाया जाता है, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि अब अश्व माने घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ जड़त्व आघूर्ण, डी दिया हुआ है जड़त्व का द्रव्यमान का संरक्षण नियम, और सी दिया है विश्राम जड़त्व, और डी दिया है गति का तीसरा नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर सी होगा, जड़त्व विश्राम जड़त्व होता है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट की खिलाड़ी तेजी से आती हुई बाल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर पकड़ता है, पीछे कर खींच कर पकड़ता है? तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बी बाल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, और ऑप्शन डी दिया हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल विश्राम की अवस्था स्थिति में आ जाती है। बल बल गुणनफल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बल क्या होता है, तो एफ बराबर एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए।
ठीक है, बल बराबर यम इंटू ई, यम हो गया द्रव्यमान, ई हो गया त्वरण, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान गुणे त्वरण का। तो ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर उपस्थित थी। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति क्या? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन, जब भार घट जाता है लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, भार और मात्रा दोनों में कम हो जाता है, तो इसका आंसर 53 का हो जाएगा बी, भार तो घट जाएगा लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम भूमध्य भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है घटता है वही बना रहता है, 45 अंश पर घटता है, तो 54 का आंसर हो जाएगा ई, घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शरीर का वजन जो होता है, 55 का आंसर दिया हुआ है, 55 क्वेश्चन कि ऑप्शन ए दिया है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान, ये समान होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, तो शरीर का जो वजन जो होता है कहाँ पर होता है, तो यह ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। आगे देखेंगे कि 56 है कि यह कि व्यक्ति व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह पर खुरदरी होती है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, और दिया हुआ कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी त्वरण की तुलना में कम होती है, पृथ्वी की तुलना में कम होती है, और चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। दिया हुआ है कि 20 केजी के वजन के जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई से पकड़े गए रखने के लिए किया गया कार्य जो होता है क्या होगा? 20 जूल होगा, 200 जूल होगा, 981 जूल होगा, 0 जूल होगा, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर हो जाएगा डी, 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब तक कोई विस्थापन नहीं होता, जैसे मान लीजिए 20 केजी का वजन लेकर के यह तो पृथ्वी के सतह से ऊंचा पे है 1 मीटर, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बना ना, तो यह जो है यह कोई कार्य नहीं किया, यह विस्थापन करता, मान लीजिए 1 मीटर आगे गया होता और इसी तरह से तब जा करके यहाँ पे कोई कार्य करता, तो इसका आंसर 0 होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उस पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं किया, ऋणात्मक कार्य है, धनात्मक परंतु अधिक कार्य नहीं, अधिकतम कार्य, तो इसका आंसर 58 का हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा ई, कोई भी कार्य नहीं किया। ठीक है, पहाड़ी पर चलते एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 60 नंबर क्वेश्चन पे कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा बाजार से होकर आधार से होकर के जाती है। ऑप्शन बी दिया है कि इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, और इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, ईश्वरीय प्रभाव है, और ये एक आश्चर्य है, तो यह नहीं होगा इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, इसके गुरुत्व केंद्र से आने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड बढ़ने पर पानी का पाइप फट जाता है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाती है और उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, तो ये भी नहीं है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, और एक देखते हैं डी क्या दिया हो, जमने के बाद पानी के पाइप हाथ उगल जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है ना, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, बर्फ का माने आयतन बढ़ जाता है पानी की अपेक्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, 62 है कि 62 है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक है, तो इसका आंसर सी होगा, 62 का सी होगा। आगे हम लोग देखेंगे 63 में, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस जाता है तब? देखिए 9 से जब जाएगा, मान लीजिए 9 से गिरेगा नीचे और 4 डिग्री पे उसका आयतन जो होता है, मतलब घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, उसके वजह से बढ़ता है, तब क्या होगा? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में घटेगा, पानी जम जाएगा, तो इसका आंसर 63 का हो जाएगा सी, पहले घटेगा, जो आयतन पहले घटेगा, जैसे यहाँ पे जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका सबसे कम होता है, तो यहाँ पे आयतन कम हो जाएगा उसके बाद से फिर बढ़ेगा, तो इसका आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। तो नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भाग से भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है और नाव के भार के बराबर है। तो इसका आंसर 64 का क्या हो जाएगा, तो सी होगा। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट है, किसी कालीन की सफाई के लिए किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसके कौन सा नियम लागू होता है। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, जिसे गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो 65 का आंसर हो जाएगा सी। 65 का ए होगा। देखिए गलत हम अथी देख लिए। इसका हो जाएगा गलत, जिसे मान लीजिए किसी भी सफाई माने कालीन को अगर हम लोग जड़ से किसी डंडे से मारेंगे तो उसमें जड़त्व का नियम आएगा। तो यह गति का प्रथम नियम होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 पे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये बर्फ है, ये सड़क है, ठीक है ना। सड़क जब हम अपने पैर से पक्का धक्का देते हैं तो बर्फ को प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है और बर्फ से सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, घर्षण कम होता है। तो इसका आंसर 66 का हो जाएगा, जी होगा। ठीक है ना, 66 का जी होगा। आगे हम लोग देखेंगे रोड़ी। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ मुलायम और स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है और बर्फ व पर वर्षण घर्षण बल रोड़ी की तुलना से अधिक होता है। और डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 67 का आंसर हो जाएगा बी। ये होगा कि पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। आगे देखेंगे, लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। तो इसका आंसर 68 का क्या हो जाएगा, 68 का बी होगा। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल का फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो इसका आंसर बी होगा। यह हुआ है 69 की, एक नदी में चलता हुआ जहाज ये समुद्र में है, समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा थोड़ा ये जो दिया है थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जिससे पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो यदि पूछा गया क्वेश्चन है तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, थोड़ा ऊपर आएगा। क्योंकि समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है नदी के घनत्व से। ठीक है, उसमें समुद्र में व्यक्ति डूब नहीं सकता है। ठीक है, चलिए 70 क्वेश्चन है कि लोहे लोहे की छड़ें पारे में क्यों डरती हैं जबकि वह पानी में डूब जाती है। लोहे की छड़ें पारे में क्यों तैरती हैं जबकि पानी में डूब जाती हैं। लोहे है ये, लोहे की छड़ें पारे में रासायनिक प्रक्रिया की प्रवृत्ति तुलना में कम होने के कारण, और लोहे है, लोहे का भार पानी से अधिक और पारे से कम होता है, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर सी होगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है। तो इसका आंसर सी होगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।